सो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा रहेगा लार्ज स्केल रिटेलर्स। पिछली क्लास में हमने स्मॉल स्केल रिटेलर्स की बात की थी, ठीक है। तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स में हमने डिस्कस किया था कि वो भी फिक्स्ड होते हैं लेकिन कम आइटम रखते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं। ये वो रिटेलर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा तादाद में सामान रहता है। आप जो सामान चाहोगे वो सामान आपको मिल जाएगा इनमें से। तो कौन कौन से हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स इंडिया के अंदर? अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे विद फीचर्स। मल्टीपल शॉप्स होती हैं, मेल ऑर्डर हाउसेज होते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं, सुपर बाजार आपने देखा होगा ये होते हैं, वेंडिंग मशीन्स होती हैं। तो ये सब हमारे लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स होते क्या हैं। तो देखिए, लार्ज स्केल रिटेलर्स मे बी डिफाइंड एज रिटेल ट्रेड इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस ऑन अ लार्ज स्केल। ये वो रिटेलर्स होते हैं जो बहुत ही लार्ज स्केल में सामान को बेचते हैं और इनका जो गुड्स होता है वो कम कम क्वांटिटी में बेचते हैं लेकिन लार्ज स्केल, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा बड़े 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 होते हैं। अब जैसे वालमार्ट का नाम सुना है आपने? वालमार्ट, यस सर। ठीक है। कहाँ की कंपनी है बेटा वालमार्ट? जहां तक मुझे ध्यान है जर्मनी की कंपनी है, ठीक है। जर्मनी की है? नहीं, गलत बोल रहा हूँ, एक बार चेक सर करते हैं। शायद जर्मनी की है। एक मिनट, मुझे अचानक ही डाउट हो गया। अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, जर्मनी को बर्बाद कर दिया ना, इसलिए इसलिए मुझे ध्यान आया ना कि वहां की नहीं है। देखो, वालमार्ट जो है ना, अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं इनकी। अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़े, मतलब ह्यूज कैपेसिटी में ये लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि क्या वालमार्ट इंडिया में है, तो अगर आप देखो तो वालमार्ट इज कमिटेड टू बिजनेस इन इंडिया एंड डेडिकेटेड टू मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द कस्टमर्स एंड सपोर्टिंग सप्लायर्स एंड सेलर्स। लेकिन अभी तक नहीं है। बीच में हल्ला हुआ था 2-3 साल पहले ही कि वालमार्ट आने वाला है, लेकिन आप देखेंगे वालमार्ट अभी उस तरह से नहीं आया इफेक्ट में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो वालमार्ट्स होते हैं ना, ये लार्ज स्केल रिटेलर्स में आते हैं क्योंकि इनका जो एरिया होता है ना, बहुत बड़े बड़े एरिया होता है, कई कई किलोमीटर में फैले होते हैं और हर सामान मिलेगा इनके अंदर। ये डायरेक्टली क्या करते हैं बेसिकली, मैं एक वालमार्ट का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि वालमार्ट क्या करता है। सीधा जो प्रोड्यूसर होते हैं ना उनसे बात कर लेता है। जैसे मान लो, सपोज करो सब्जियां भी बेचता है, मान के चलो, है ना, सब्जी भी हर चीज बेचता है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तो मान लो किसानों से इसने बात कर लिया जो सब्जी उगा रहे हैं, तो उनसे सीधा बात करेगा, अपनी गाड़ी भेजेगा, उन्होंने अपने खेत में फसल उगाई, मतलब सब्जी उब्जी जो भी उगानी है उगाई, सीधा उनके पास जाएगा, अच्छा खासा रेट देगा, लेके आ जाएगा, अपने मार्केट में रख लेगा। अब इससे दिक्कत क्या होगी कि जो छोटे मोटे दुकानदार है, जैसे इंडिया में देखते हो ना सब्जी बेचने वाले हैं, या फिर जो छोटे मोटे दुकान है, रिटेलर। मान लो जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर वाले को सामान ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसको महंगा पड़ेगा। पहले उसको होलसेलर, फिर मतलब उसको कई सारे चैनल से गुजरना पड़ता है, तो उसको वो सामान महंगा पड़ेगा। वालमार्ट वालों को महंगा नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली एक ह्यूज क्वांटिटी में खरीदेंगे तो इनको डायरेक्टली कस्टमर को बेचना शुरू कर देंगे। तो जो सामान जनरल स्टोर वाला, जो सामान 50 रुपए का बेच रहा है, इनको 40 रुपए में बेचना शुरू कर देंगे ये, और तब भी इनको फायदा होगा। तो इससे यही डर है कि इंडिया में इसलिए अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा होने से क्या होगा, कई लोगों का रोजगार छिन जाएगा। नजफगढ़ में जितनी दुकानें हैं ना, दुकानें बंद नहीं होंगी, दुकानें ऐसी खुली रहेंगी, लेकिन कस्टमर इनमें जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कस्टमर तो वही सामान खरीदेगा ना जो उसको सस्ता पड़े, और वही वाला आइटम अगर उसको सस्ते में मिल रहा है वालमार्ट में, तो वहां क्यों जाएगा खरीदने के लिए? तो सबकी दुकान जीरो हो जाएगा। मतलब मान लो कोई भी है, जैसे मान लो ज्वेलरी है, ज्वेलर्स वाले की दुकान है, तो ज्वेलर्स वाले ने लेबर रखा होगा, उसको महंगा पड़ता होगा। तो वालमार्ट क्या करेगा, वालमार्ट उससे भी सस्ते रेट में उससे अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा कस्टमरों को। और क्योंकि वालमार्ट कंपनी बहुत बड़ी है, तो ये थोड़ा लॉस में भी सरवाइव कर लेगी, तो जानबूझ के शुरू में लॉस में भी बेचना शुरू कर देगा, जिससे कि सबकी दुकानें बंद हो जाए। अब मान लो सुनार है, गोल्ड बेचने वाला है, वो कितने दिन सरवाइव करेगा? उसको अपने मजदूरों को सैलरी भी देनी है। तो ऐसी हालत कर देगा कि भीख मांगने वाली नौबत आ जाएगी उसको, तो उसकी दुकान हो जाएगी बंद। तो क्या आपको लगता है कि वालमार्ट इंडिया में आ सकता है? नहीं आ सकता सर। लेकिन बेटा आते आते रह गया ही, और ऐसा आप गारंटी नहीं दे सकती हो कि नहीं आ सकता।
क्योंकि गवर्नमेंट की जो 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 पॉलिटिशियंस होते हैं वो तो भाई अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहेंगे, तो कस्टमरों को इसमें ज्यादा फायदा है, तो क्या पता कल को लेके आ भी जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वॉलमार्ट अगर कल को आ जाता है तो कस्टमरों को तो फायदा है, मुझे आपको तो फायदा है। दुकानदार ज्यादा थोड़ी ना है, कस्टमर ज्यादा है, तो अगर कस्टमर का ध्यान रखा गया और ये डिसीजन ले लिया गया तो आ भी सकता है। हम 100% नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा, हाँ, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन फ्यूचर में ऐसी किसी की कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो समझ में आ गया लार्ज स्केल रिटेलर्स क्या होते हैं? ये वो रिटेलर्स हैं जो जिनकी फिक्स जगह होती है सामान बेचने की। और ये जो जो वॉलमार्ट है जैसे लार्ज स्केल, इसमें ये डिपार्टमेंटल स्टोर है और इसमें सामान लार्ज स्केल पे बेचा जाता है। ठीक है, अब देखो ये रहे डिपार्टमेंटल स्टोर, ये देखिए सबसे पहला आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। इट इज अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ एंड वन मैनेजमेंट। होता है क्या है स्टूडेंट्स कि डिपार्टमेंटल स्टोर में ना बहुत सारे, एक मतलब बिल्डिंग होती है बहुत बड़ी, और हर एक बिल्डिंग में जैसे मान लो फर्स्ट मंजिला सेकंड मंजिला हो गया, या अलग अलग उसी में बिल्डिंग बना देते हैं, तो कोई टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो जाएगा, कोई कंज्यूमर गुड्स डिपार्टमेंट हो जाएगा, और हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने उसमें प्रोडक्ट में डील करेंगे। जैसे अगर स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी का सामान मिलेगा, बुक्स की दुकान है तो उसमें बुक्स मिलेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर। तो एक मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ही ये सब कुछ कवर हो जाएंगे और हर एक आइटम वहीं पे मिलेगा। ठीक है, मेरी आवाज यस आ रही सर। है? हाँ, अब यस इसके सर। फीचर्स देखो, इसके फीचर्स देखो जरा। एडिशनल फैसिलिटी देते हैं, जैसे रेस्टोरेंट भी हो सकता है इसमें, टेलीफोन के बूथ भी होते हैं, रेस्ट रूम बना के रखे रहते हैं। तो अगर आप इंडिया में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाओगे ना तो आपको रेस्ट रूम मिल जाएंगे। ठीक है, प्ले एरिया होती है, बच्चों के साथ मान लो कोई मार्केटिंग करने गया तो बच्चों के लिए नीचे देखो प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन। तो इस तरह से बना रहता है बड़ा सा रूम, उसमें ना टॉयज रखी रहती है, कार रखी रहती है, छोटी छोटी खिलौने टाइप। बच्चों को वहीं पे चले जाओ रख के, और वहाँ ड्यूटी लगी रहती है गार्ड की, आपको एक टोकन दे देगा। और फिर आपके बच्चे जब तक यहाँ पे मतलब जो भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे खेलते रहेंगे, वो लोग अपना मार्केटिंग कर लेंगे, घंटा 2 घंटा जो भी उनका टाइम लगेगा। और बच्चे जब तक यहाँ पे अपना एंटरटेनमेंट करेंगे और फिर सामान खरीद के बाहर। अब इसमें अच्छी बात क्या होती है कि सारा सामान मिल जाता है इसमें मोस्टली, आपको ना मतलब हर दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मान लो स्टेशनरी का सामान खरीदना है तो स्टेशनरी डिपार्टमेंट में चले जाओ, मेडिसिन का खरीदना है तो मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट में चले जाओ। तो उसी बिल्डिंग के अंदर, उसी पूरा कैंपस के अंदर आपको हर एक सामान अवेलेबल हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। यस सर। हाँ, अब म्यूट कर लो सभी। दूसरा है यूजुअली लोकेटेड इन सेंट्रल प्लेस ऑफ बिग सिटी। अक्सर आप देखोगे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना, किसी बच्चे ने म्यूट नहीं किया बेटा, सब म्यूट करो, एक बार चेक करो अपना, किसी का अनम्यूट रह गया है एक बच्चे। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली लोकेटेड इन सेंट्रल प्लेस ऑफ बिग सिटी। जनरली आप देखेंगे ना ये सेंट्रल प्लेस पे रहता है, बड़े बड़े शहरों में ना सेंट्रल प्लेस पे इसकी लोकेशन होती है। कोशिश किया जाता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर सेंट्रलाइज्ड एरिया पे रहे। एक बच्चे ने बेटा म्यूट नहीं किया है, म्यूट नहीं किया इनफैक्ट, एक बच्चे ने म्यूट नहीं किया, म्यूट करो सभी। ठीक है, अब इसमें फिर आता है, आप दूसरा देखोगे लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। जनरली ना ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां इसमें मिलती हैं, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना वो डिपार्टमेंटल स्टोर बनाती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। तो किसी को पूछना है डिपार्टमेंटल स्टोर समझ में आ गया ना? इसकी क्या खूबियां हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर लार्ज स्केल रिटेल शॉप में आता है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स रखता है, और एक ही छत के नीचे बहुत सारे वो रहते हैं, और एक मैनेजमेंट के अंडर कंट्रोल होता है। मतलब इसका जो ओनर होता है ना वो अलग अलग नहीं होते, एक ही आदमी होता है। और हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग सेपरेट लाइन ऑफ गुड्स में सामान बेचता है। जैसे बुक का डिपार्टमेंट होगा तो बुक्स बुक्स मिलेंगी, 4-5 डिपार्टमेंट या 10 दुकानें बुक्स की हो सकती है। फर्नीचर की हो सकता है 15-16 दुकानें हो। क्लोथ की हो सकता है 100-150 दुकानें हो। फुटवेयर की हो सकता है 200-250 दुकानें हो। तो इस डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। अगर बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर होगा तो उसमें और बहुत सारी दुकानें होंगी और कंपटीशन वेरी हाई होगा। समझे? क्या हम चेक करें कि इंडिया में डिपार्टमेंटल स्टोर कौन कौन से अच्छे हैं?
टॉप डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन इंडिया, ये देखो एक बार चेक करते हैं कौन कौन से 10 मोस्ट विजिटेड डिपार्टमेंट्स इन शॉपिंग इन इंडिया। ये देखिए ये सब है, ठीक है। अगर मैं इसकी इमेजेस दिखाऊं आपको, एक दो की दिखा देता हूँ। देखा है आपने ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। ये तो कुछ फॉरेन कंट्री के हैं, कुछ इंडिया के हैं, ठीक है। तो इंडिया में ज्यादा बड़े बड़े आपको नहीं मिलेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर। ये देखिए, ये देखा है आपने, सुना है नाम? यस सर। यस सर। ये जो है ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स है इंडिया के, ठीक है। तो इस तरह के मिल जाएंगे आपको, आप जाएंगे ना तो ये देखो यहाँ पे देखो सब मिल रहा है। इस तरह के आपको डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाएंगे, इसमें हर चीज मिलेगा। अच्छा ये बताओ, ये वाला देखा है आपने? यस सर। रिलायंस फ्रेश के यस सर। सामने, ठीक है। तो इस तरह के मिलेंगे, लेकिन आगे फ्यूचर में ना इनका स्कोप और बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे। अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये और बड़े बड़े बनते हुए मिलेंगे। फॉरेन कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े। अच्छा फीचर्स क्या है इनका? पहला, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। इसमें ना मिडिलमैन खत्म हो जाते हैं, दे आर मेकिंग देयर परचेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। होता क्या है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं, और फिर इनका ना सेंट्रलाइज परचेजेस एंड डिसेंट्रलाइज सेलिंग होती है। कैसे? इनका एक ना मतलब बहुत बड़ा एक यूं कह लो कि वेयर हाउस होता है बहुत बड़ा, और सारा सामान वहीं से ये लोग लाते हैं। चाहे वो अब जैसे मान लो मेडिसिन के सामान होंगे, तो जितने भी मेडिसिन बेचने वाले दुकानदार होंगे ना डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, वो सब जने एक ही जगह से वो दवाइयां लाएंगे। तो इसीलिए इनका सबका सामान का रेट जो है फिक्स ही ऑलमोस्ट सेम जैसा रहता है। बाकी जो दुकानदार होते हैं वो अपनी मर्जी से थोड़ा महंगा सस्ता कर सकते हैं, लेकिन इनका सेंट्रलाइज परचेजिंग है, ठीक है। जैसे वो वेयर हाउस क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर है उससे सीधा सामान खरीद के लाके अपने वेयर हाउस में रख देगा, उस वेयर हाउस से ये लोग डिपार्टमेंटल स्टोर वाले परचेज करेंगे। तो इसमें मिडिल मैन खत्म होगा। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। परचेज दोबारा बता दीजिए। देखो सेंट्रलाइज परचेज का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने बिग बाजार स्टार्ट किया, ठीक है, सोच के देखो बिग बाजार। तो बिग बाजार जितनी भी है ना सब एक ही जगह से खरीदती है। एक बहुत बड़ा मतलब वेयर हाउस टाइप का होगा, वहीं से सारा सामान वो लोग जो भी लाते हैं, चावल गेहूं, मतलब चावल बेचते हैं वो लोग, चीनी बेचेंगे तो वहीं से सब खरीद के लाएंगे। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है, बेसिकली जो भी सामान आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलेगा, जैसे ये देखो ये हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो टेक्सटाइल में बहुत सारे दुकानदार हो सकते हैं। जब आप टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में घुसेंगे तो हो सकता है कि 20 से 25 दुकानदार हैं जो कपड़े का सामान बेचते हैं। तो इन्होंने जो कपड़ा खरीदा होगा ना, ये जिस वेयर हाउस से खरीदा होगा, जहां से स्टोर रूम से जहां से खरीदा होगा, वो एक ही स्टोर होगा। तो सबकी कपड़े की क्वालिटी ऑलमोस्ट एक जैसे मिलेगी। पॉइंट क्लियर है? यस सर। और बहुत बड़े बड़े होते हैं वो स्टोर रूम। अच्छा वो क्वालिटी भी अच्छा रखते हैं। इसीलिए जब डिपार्टमेंटल स्टोर से हम सामान खरीदते हैं तो आप देखोगे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है ना वो अच्छा होता है उसका। क्योंकि अगर खराब बेचेंगे तो एक मार्केट में इनकी वैल्यू खराब हो जाएगी। और ये मत बोलो कि इनका स्टोर कई जगह होता है। अब जैसे बिग बाजार ही है तो बिग बाजार कई जगह मिलेगी आपको। बिग बाजार आपको गोयला मोड़ में भी मिल जाएगी, रिलायंस फ्रेश के सामने भी मिल जाएगी, और नजफगढ़ में भी कई सारी मिल जाएंगी। तो इसीलिए इन सबका जो खरीद परचेज करने का आप इनका रेट मिलाना, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा रेट सबका। सामान की क्वालिटी भी एक जैसी मिलेगी। रीजन इनकी कोशिश ये होती है कि सेंट्रलाइज परचेजिंग होती है इनकी, एक जगह से खरीदते हैं और एक ही जैसा सामान देते हैं, ठीक है। यस सर। इनफैक्ट होता है। लेआउट करने का तरीका भी एक जैसे ही होता है। हाँ बोलो। सर जो मिडलमैन होता है वो कौन होता है, रिटेलर या कोई और? देखो मिडिलमैन हो सकता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में जो आते हैं। तो एक तो होलसेलर आ गया, दूसरा आ गया, Yes. मान लो कई बार क्या होता है एजेंट भी होते हैं। एजेंट होलसेलर का सामान, मतलब प्रोड्यूसर का सामान एजेंट होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर से फिर आ जाता है रिटेलर। तो ये इनके बीच में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। जो भी प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में आएगा वो हमारा मिडलमैन।
हाँ, मिडलमैन माना गया। आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर। Yes. अच्छा, अब इसके एडवांटेज देखो। पहला एडवांटेज है सेंट्रल लोकेशन। इसका जो लोकेशन है ना, ये सेंट्रलाइज लोकेशन होगा। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, हर जगह कस्टमर जाके इकट्ठा होते हैं और सामान खरीदते हैं। अच्छा, दूसरा है शॉपिंग कन्वीनियंस। ये इसमें ना सामान खरीदना आसान हो जाता है क्योंकि ये सेंट्रलाइज लोकेशन पे होता है। तो जब ये सेंट्रलाइज लोकेशन पे होएगा तो इसमें आसान हो जाता है सामान खरीदना। रीजन क्या है सामान खरीदना आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर एक सामान आपको एक ही जगह मिल जाएगा, आपको दर दर घूमना नहीं पड़ेगा। ये इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इसमें क्या है, अब इसमें देखिए, जैसे मान लो आप शॉपिंग कर रहे हो तो पहले फ्लोर पे हो सकता है कि आपको क्लोथ्स का मिल जाए, दूसरे फ्लोर पे हो सकता है मेडिसिन का मिल जाए, तीसरे फ्लोर पे हो सकता है कुछ और मिल जाए। तो इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, जबरदस्त वाला, है ना। अब बाकी इंडिया में छोटे छोटे चुइया चुइया से डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो मतलब कायदे में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये देख रहे हो ना, इस डायग्राम से क्लियर है आपको? यस सर। जूम इन करके देखो, जूम इन करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब इसमें आदमी रहते हैं, सीढ़ियां चढ़ के जाओ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इधर 10-10 फ्लोर होते हैं और हर सामान आपको ऑलमोस्ट मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिया। एक पढ़ा कि ये सेंट्रल लोकेशन पे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा शॉपिंग कन्वीनियंस, एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा, सुई से लेके महंगे महंगे आइटम, तो आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। और तीसरा है कंज्यूमर सर्विसेज। ये ना फ्री होम डिलीवरी भी देते हैं, टेलीफोन फैसिलिटी भी देते हैं, रेस्टोरेंट्स भी देते हैं, रेस्ट रूम्स मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं जो कि छोटे मोटे दुकानदार नहीं प्रोवाइड कराते। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब ठीक है, एक और एडवांटेज होता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन इन द मैटर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, परचेजेस एक्सेट्रा। सस्ता पड़ता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इसका सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको सारा सामान एक ही बार आ जाता है और आके यहाँ पे रखा जाता है, तो सस्ता पड़ेगा क्योंकि लोड करके ट्रक से लाएंगे तो सीधा सीधा सस्ता पड़ेगा सबका सामान। अब जैसे मान लो दवाई वालों का भी दवाई आ जाएगी एक ही बार में, तो चार्जेस कम लगता है क्योंकि सब कंट्रीब्यूट कर लेते हैं उसमें। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा, एडवर्टीजमेंट करना आसान हो। ये देख रहे हो, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, देखो कितना लार्ज होता है, ऐसे बड़े बड़े होते हैं, हर एक सामान लेआउट किया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, मतलब काफी अच्छा दिखता है। और फिर एक और इसका फायदा है ऑटोमेटिक म्यूचुअल एडवर्टीजमेंट। वन डिपार्टमेंट एडवर्टाइजेज द अदर, एक डिपार्टमेंट दूसरे को एडवर्टाइज कर रहा होता है क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में ना एक तरह से ना एडवर्टाइज कर रहे होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर को, और सबने सजा के रखा होता है, तो ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट हो जाती है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे फायदे ही फायदे। नुकसान नंबर 1, कौन कौन समझा रहा है नुकसान? सर दिव्या। ठीक है बेटा, स्टार्ट हो जाओ। यस सर। जो फर्स्ट बोलो। ऑफ पर्सनल अटेंशन, तो सर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और उनके कस्टमर्स भी ज्यादा होते हैं, तो वो हर एक को पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते, तो ये एक इसका लिमिटेशन है। एक एग्जांपल देके बताओगी कि कैसे पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएंगे? सर जैसे हम किसी छोटी शॉप पे जाते हैं तो वो मतलब शॉपकीपर हमें जानता भी है, तो हमें डिस्काउंट्स देता है और वो हमें बताता भी है कि न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसे। ठीक है, तो वो हमें चाय भी पिला देता है, कई बार हमारा जो पर्सनल अफेक्शन होता है किसी प्रोडक्ट के प्रति वो बताता भी है कि सर आप में ये सूट करेगा, ये कपड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह का पर्सनल अटेंशन डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं दिया जाता। ठीक है, क्योंकि यस इसमें सर। ज्यादा कस्टमर होते हैं, ज्यादा कस्टमरों को हैंडल करना पड़ता है। बहुत अच्छे से समझाया। दूसरा पॉइंट, तो जो दूसरी लिमिटेशन हुआ है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि सर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनके रेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा लेते हैं वो कस्टमर से। ठीक है, और इसमें मतलब क्योंकि इसमें एक तो सजा के रखना पड़ता है, लाइटिंग वाइटिंग अच्छा करना पड़ता है, बिजली की बिल ज्यादा आती है, और इसमें ना कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आप अगर डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हो, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो आपको उनकी कंडीशन को मानना पड़ता है, अच्छे क्वालिटी की लाइट लगानी पड़ेगी,
एसी रखना पड़ेगा, तो इन सब से बिलिंग ज्यादा आ जाती है। और इनको संभालने के लिए ना आपको डे टू डे चलाने में जो खर्चा आता है वो लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपको किराया भी ज्यादा देना पड़ता है। तो इसी ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अच्छा, ये जो किराए का खर्चा आएगा, ये सारा खर्चा तो कस्टमर के ऊपर ही चिपकाया जाएगा, क्योंकि कस्टमर ही से तो वसूल करेंगे, तो इसीलिए ये बहुत ही महंगा सौदा हो जाता है। तीसरा, तो जो थर्ड लिमिटेशन है वो है हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, क्योंकि सर इनके पास ज्यादा स्टॉक में सामान होता है और ट्रेंड्स और जो टेस्ट और फैशन होता है कस्टमर का वो टाइम के साथ चेंज होता है, तो इसकी वजह से उन्हें लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। तो अगर देखा गया है ना कि जो जो लोग इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं ना, वो लेटेस्ट फैशन की डिमांड करते हैं। आपने देखा भी होगा कि मतलब छोटी मोटी हम दुकान में जाते हैं ना, तो थोड़ा पुराना आइटम भी होता है, तो हम लोगों को ज्यादा हेजिटेशन नहीं होती है। लेकिन जो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उसमें ज्यादातर जो है यूथ जाता है, और वो जब जाता है तो वो कहता है कि भाई मेरे को तो एकदम लेटेस्ट दिखाओ, अभी मेरे को जो अभी 10 दिन पहले आइटम आया है इंडिया में वो दिखाओ, या वो आइटम दिखाओ जो बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है। तो इस तरह की डिमांड होने लग जाती है उनकी, और ऐसी डिमांड को पूरा करने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, और आपको नए नए प्रोडक्ट्स को लाते रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर। तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क ये रहता है कि मान लो आप कोई कपड़ा लाए और नया फैशन है, और हो सकता है कि आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और बिका ही नहीं, तो आपको पूरा मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसीलिए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होता है, इसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और लॉस होने का डर जो है इसमें बहुत ज्यादा रहता है। पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। एक और नेक्स्ट आता है बेटा लिमिटेशन, इसका इनकन्वीनियंट लोकेशन। इसकी जो लोकेशन होती है ना, इनकन्वीनियंट होती है कई कस्टमर के लिए। जैसे मान लो जो सेंट्रल एरिया से काफी दूर है, किनारे पे, जैसे मान लो अब नजफगढ़ है, तो दिल्ली का एकदम किनारा वाला एरिया है, तो हमें सेंट्रल एरिया में जाने के लिए, हमें सेंट्रल दिल्ली कहाँ है, कौन बता रहा है? सेंट्रल दिल्ली कौन से एरिया में आएगा बताइए स्टूडेंट्स, बोलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सर आ रही है। यस सर। हाँ, तो सेंट्रल लोकेशन होता है जो पूरे दिल्ली का बीचों बीच वाला एरिया है। तो हमेशा देखना बहुत पॉश एरिया होता है, बहुत ज्यादा दुकानें होती हैं बड़ी। रीजन क्या है कि वहाँ कस्टमर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो जो लोग हमारे जैसे, जैसे हम लोग नजफगढ़ में रहते हैं, तो हमें जाने में इनकन्वीनियंट फील होगा, हमें जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, तो बहुत दूर पड़ जाएगा। तो जो लोग थोड़ा साइड वाली एरिया में रहते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, उनको और भी तरह की प्रॉब्लम होती है। और सेंट्रल लोकेशन में होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रैफिक। वहां पे रश ज्यादा हो जाता है, भीड़ भड़ाका ज्यादा होता है, तो ये इनकन्वीनियंट हो जाता है कई बार कस्टमर्स के लिए। और एक और पॉइंट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आपको मेंटेनेंस ज्यादा अच्छे से कराना पड़ेगा, हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। किसी को कुछ पूछना है इतने पॉइंट्स में? सर हम एडवांटेजेस में ये बता सकते हैं कि हर स्टोर का मटेरियल एक जैसा होता है, इसलिए कस्टमर को अपने पास वाले स्टोर से पे ना जाकर दूसरे स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा फिर तो आपके पास चॉइस का चांसेस कम हो गए ना। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो जो बड़े बड़े जो इनके वेयर हाउस होते हैं ना डिपार्टमेंटल स्टोर के, उसमें हर कंपनी का सामान रहता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का सामान नहीं रहता, हर कंपनी का रहता है। अब दुकान वाले की मर्जी है कि कौन सी कंपनी का लेके आ जाए। जैसे मान लो अगर मेडिसिन है, तो मेडिसिन के जितने भी स्टोर होंगे, तो मेडिसिन में भी तो अलग अलग कंपनियां होती हैं, तो अलग अलग कंपनियों की दवाइयां वो रख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो अगर कस्टमर को चाहता है कि फलाना कंपनी की ही दवाई लेगा, तो वो 4 5 10 15 जो स्टोर होते हैं सब में घूम के देख सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्योंकि हर एक मेडिसिन स्टोर वाला हर एक कंपनी की दवाई तो रखेगा नहीं। किसी ने किसी की रखी, किसी ने देसी वाली रखी, किसी ने रामदेव बाबा वाली रख रखी है, किसी ने एलोपैथी की रखी है, ठीक है। और मतलब कंपनियां भी अलग अलग हैं, महंगी महंगी कंपनियां होती हैं मेडिसिन में। जैसे अभी वैक्सीन लग रही है, तो हमारे पास देखो कितनी कंपनियां हैं वैक्सीन लगने में, कई सारी कंपनियां आ गई हैं। ऐसे ही मेडिसिन में भी कंपनियां होती हैं। कुछ कंपनियां बहुत रेप्यूटेड होती हैं, बहुत महंगी महंगी दवाइयां होती हैं उनकी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन
कि कंपनी कितना ज्यादा आपको डिस्काउंट दे रही है। मैं आपको बताऊं, जो दुकान वाले, जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ना, इनको 30% डिस्काउंट मिलता है मेडिसिन कंपनियों की तरफ से। अब कई कई कंपनियां क्या है 40% का भी डिस्काउंट देती है, कई 50% का भी देती है। तो अगर कोई दुकानदार को एक मेडिसिन जो 150 लिखा हुआ है, उस पर 150 रुपए प्राइस लिखा है, अगर उसको 75 में दे रही है, तो हो सकता है वो वाली कंपनी का दवाई बेचेगा, दूसरा वाला वो वाली कंपनी का बेचेगा जिसमें सिर्फ 30% का डिस्काउंट है, तो उसमें प्राइस कम लिखा रहेगा। तो इस तरह से मार्जिन देख के तय करना। तो हर एक दुकानदार अपने अपने हिसाब से सामान लेके आएगा, लेकिन लाएगा एक ही स्टोर। समझ में आया? यस सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, यस। आपके पास चॉइस बहुत है, ऐसा नहीं है कि चॉइस नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो मेडिसिन वाली दुकानें होंगी ना, सब मेडिसिन वाली आसपास ही होंगी, तो कस्टमर को भागना नहीं पड़ेगा। ये एडवांटेज लिख सकती हो कि उसमें जल्दी आपके पास कम नजदीक एरिया में ज्यादा ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे मान लो नजफगढ़ में आप बुक लेने जाते हो, तो बुक लेने के लिए 2-3 स्टोर एक साथ है ना, बुक डिपो जो है, जैसे आप जाओगे तो 2-3 दुकानें एक साथ है, तो आपके पास चॉइस हो जाती है कि भाई अगर ये महंगा दे रहा है तो दूसरे वाले के पास मिल जाएगा, या हो सकता है वो राइटर की बुक ना मिले तो बगल वाले में पूछ लूंगी। तो इसीलिए आप उस जगह जाना पसंद करते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक दुकान में नहीं भी मिला तो बगल वाली में मिल जाएगा, और क्योंकि उन दोनों में कंपटीशन है तो सस्ता भी देंगे। तो यही चीज डिपार्टमेंटल स्टोर में भी होती है। इज दिस क्लियर? यस सर। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को एडवांटेज को लेके या डिसएडवांटेज को लेके? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर। ठीक है, चेन स्टोर्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले मल्टीपल शॉप्स जो होते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ ब्रांच शॉप्स ऑपरेटेड अंडर अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड डीलिंग इन सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स। मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर ऐसे दुकान होते हैं जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, मतलब इनको कंट्रोल करने वाला एक ही बिजनेस होता है, एक ही मैनेजमेंट होता है, और ना ये सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स बेचते हैं। सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स का मतलब है, जैसे बाटा है तो बाटा क्या करता है, जूते का सामान बेचता है, तो सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स बेचेंगे हमेशा, जूते, ये सब चीजें बेचेंगे। ब्रांचेस ऑफ द शॉप्स आर लोकेटेड थ्रू आउट द नेशन, पूरे इंडिया में फैला रहेगा अंडर द सेम नेम, सबका नाम यही रहेगा बाटा। एंड मैनेजमेंट दे स्पेशलाइज इन 1 और 2 लाइन्स ऑफ गुड्स। और बाटा जो है आप देखोगे स्पेशलाइजेशन होता है, ये सिर्फ जूते बेचेगा, सैंडल्स बेचेगा, इस तरह से। आप कभी भी बाटा की मोटरसाइकिल नहीं देखोगे, बाटा के आप कुछ मतलब बाटा की फिक्स चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। अब बाटा की वाटर बोतल, बाटा के बैग, ये सब नहीं मिलेंगे आप। तो जब स्टोर में जाओगे ना, मल्टीपल शॉप्स में या चेन स्टोर्स में जाओगे, तो आपको सिर्फ यही सामान मिलेगा। ठीक है, तो आपने नजफगढ़ में देखा होगा बहुत सारे इस तरह के चेन स्टोर्स खुले हुए हैं, जैसे एडिडास का है, बाटा का है, देखा है आपने? यस यस सर। सर। ठीक है ना, तो इनको हम चेन स्टोर्स बोलते हैं। इनकी खास बात क्या है कि इनका एक ही मैनेजमेंट होता है। आप किसी भी बाटा वाले चेन स्टोर में जाओगे ना, तो आप देखना जूते की डिजाइन सेम मिलेगी, सेम रेट लिखा रहेगा, और ऑलमोस्ट डिस्काउंट भी सब एक बराबर ही देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऊपर से इनका जो लेआउट जो होता है ना, वो एक ही मैनेजमेंट के अंडर में कंट्रोल में रहता है। तो कंपनी ने ही अपने चेन स्टोर खोले होते हैं, क्योंकि उसको सस्ता पड़ता है, और एम्प्लॉइज की ऑलमोस्ट सैलरी भी एक जैसी होती है, डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। पॉश एरिया होगा तो थोड़ा सैलरी ज्यादा रहेगा, कम होगा तो। और आउटलेट भी आप देखोगे जो रखने का तरीका होता है ना सबका, इसी तरीके से रहेगा। तो बाटा की कब जब भी आप चेन स्टोर में जाओगे तो यही कंडीशन, ऐसे ही रखा सुविधा मिलेगी आप। ठीक है, यस। अब यस देखो, सर। अगर हम चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स की बात करें, तो दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू एलिमिनेट मिडिल। जो मैन्युफैक्चरर, जो बाटा बनाने वाली कंपनी है, वही लोग इनको दुकान, ये स्टोर्स को खोलते हैं। सारा पैसा उनका खर्च किया हुआ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बाटा शू कंपनी, बॉम्बे डाइंग शोरूम्स, बिग बाजार, कॉफी डे, रेमंड्स, केएफसी, तो ये सब जो है मल्टीपल शॉप्स में आते हैं। केएफसी में भी आपने देखा होगा सेम एक ही जैसा रहता है अरेंजमेंट। रेमंड्स में भी आप देखोगे रेमंड्स के कपड़े ही खाली मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें बिग बाजार में भी आप देखेंगे तो मल्टीपल शॉप्स अगर हैं तो इसी तरह से आपको मिलेंगे। ठीक है, सर, हाँ, सर जो आपने शॉप और इससे पहले वाले बताए थे, डिफरेंस है? क्या? फिर से बोलो, आवाज कट गई।
बताया है आपने, और इससे जो नहीं पहले बेटा, आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोलो। सर वो कह रही है इसमें और इससे पहले वाले में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इससे और इससे पहले वाले में डिफरेंस ये है ना कि वहां देखो जो मल्टीपल शॉप्स होती है ना, ये एक्चुअली क्या होती है कि एक ही तरह का एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बेचती है। जैसे मान लो बाटा शू है, बाटा शू, तो इसमें सिर्फ जूते ही जूते मिलेंगे, इसमें दवाई की दुकान नहीं मिलेगी, कपड़े की दुकान नहीं मिलेगी। और अगर साइज में देखा जाए तो ये बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और सेंट्रल लोकेशन पे होते हैं, और चेन स्टोर सेंट्रल लोकेशन पे नहीं होता है, हर जगह फैला होता है। इसकी तादाद ज्यादा होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर की तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती है। और इसको कंपनी ना, मतलब जैसे बाटा की कंपनी है या एडिडास की कंपनी है, तो उन लोगों ने सारा खर्चा बियर किया होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि उनसे परमिशन लेके ही बेच सकते हो आप, और उस पे कुछ कंडीशन भी रखते हैं कि इस तरह से आपको सामान रखना है। वो आके इंस्पेक्शन भी करते हैं कि आप कैसे सामान बेच रहे हो, और सिर्फ उन्हीं के कंपनी का सामान बेचना पड़ेगा, दूसरे के कंपनी के साथ आप नहीं बेच सकते सामान। ये है इसमें कंडीशन। क्लियर है? यस सर। तो ये है इसमें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखो, एक और चीज बता देता हूँ। मल्टीपल शॉप्स यानी कि चेन स्टोर के अंदर यूनिफॉर्मिटी होती है, प्रचार एक जैसे ही करेंगे। देखो आप हर जगह जाओगे ना तो रेमंड्स वाला ऐसे ही मिलेगा, आप देखना, अभी कभी नोटिस करना, रेमंड शॉप में जाओगे तो इसी स्टाइल में लिखा हुआ मिलेगा, द रेमंड शॉप। और ये एडवर्टीजमेंट ऑलमोस्ट हर जगह चेंज होती है तो एक जैसे ही रहती है, डिस्प्ले बोर्ड एक जैसा ही लगाया जाता है, इंटीरियर जो डेकोरेशन होता है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। आप देखोगे उत्तम नगर में बिल्कुल यही ऐसे ही है। तो इसी तरह से आपको मिलेगा। अब इनकी कुछ खूबियां पढ़ लेते हैं। एक तो कन्वीनियंट लोकेशन पे सर होती है, कोई भी कस्टमर कभी भी जाके सामान खरीद सकता है। हाँ सर, ये मल्टीपल शॉप्स को शोरूम कहते हैं क्या? हाँ, ये चेन स्टोर ही तो है, बिल्कुल चेन यस। स्टोर्स बोलते हैं। जब आपको लगे ना कि एक ही कंपनी का सामान मिल रहा है तो समझ जाओ कि चेन स्टोर है। ठीक है, जैसे बाटा के शोरूम देखा होगा ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि सारा सामान उसी कंपनी का मिलेगा। या जूते जूते हैं तो जूते ही जूते मिलेंगे, बस और कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से सेंट्रलाइज्ड बाइंग होती है और इनका सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और हम अगली क्लास में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फीचर्स। क्योंकि अब हमारा वी आर रनिंग लेट, तो आप आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है? यस सर।